हेलो हाय दोस्तों, स्टोरीबाजी में आपका स्वागत है। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ दीप प्रकाश दुबे जी की लिखी हुई उपन्यास इब्ने बतूती पार्ट 2। अब तक आपने सुना सालू और राघव लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में रहते हैं, जो रिश्ते में माँ और बेटा होते हैं। सालू अवस्थी राघव की माँ एक गवर्नमेंट जॉब में है। राघव के पापा इस दुनिया में नहीं हैं और उसका बेटा लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है। उसी बीच राघव का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हो जाता है। अब आगे चाय पीते हुए सालू कुछ सोच रही थी। राघव ने पूछा, अम्मा यार क्या हुआ? राघव ने लखनऊ के चलते फिरते जुमले अम्मा यार को अम्मा यार बना दिया। सालू ने भी दोस्ती में बोले जाने वाले शब्द अबे को अपने हिसाब से अब्बे बना दिया था। माँ और बेटे ने अपने लिए कई नई भाषा को तो नहीं खोजी थी, लेकिन नया तरीका ढूंढ लिया था। हर परिवार की अपनी एक अलग भाषा होती है, जिसमें जाने पहचाने शब्दों के मतलब तो वही होते हैं जो घर के बाहर चलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो उस परिवार ने मिलकर ढूंढे होते हैं। कुछ नहीं हुआ, मैं तो बहुत खुश हूँ। सोच रही हूँ कि तू पार्टी कब देगा? आज शाम ही कर लेते हैं। आप बताओ किसको बुलाना है? किसको क्या, निशा को बुला लें बस। मुझे पता ही है ज्यादा लोगों को झेल नहीं पाती। नाना को बुला लूं? बिल्कुल नहीं। अम्मा यार अपने घर वालों से इतना नाराज नहीं होते। पार्टी कैंसिल करनी है क्या? राघव चुप हो गया। जब से उसको होश आया था, वह नाना के घर जब भी जाता तो अम्मा साथ नहीं जाती। पता नहीं उनके बीच कौन सी लड़ाई थी। तय यह हुआ कि आज शाम को ही पार्टी होगी। राघव को नाश्ते और अखबार के साथ ऊँघता हुआ छोड़कर सालू ऑफिस के लिए निकली। रोज की तरह उनकी राघव को दी जाने वाली फजूल की हिदायत जारी थी कि बेटा टाइम पर खाना खा लेना। सालू को पसंद थी फिल्में, वह भी बिल्कुल फिल्मी फिल्में, सलमान शाहरुख वाली फिल्में। शाम को लौटकर वह साउथ इंडियन सिनेमा की हिंदी में डब फिल्में देखते हुए खाना बनाती थी। यूं तो खाना बनाने के लिए उसके बाई रखी हुई थी, लेकिन उससे सब्जी कटवा कर खाना खुद ही बनाती थी। सालू ने एक रंगीन सी साड़ी पहन रखी थी, माथे पर एक छोटी बिंदी और बाल न बड़े न ही छोटे, आंख पर एक काला गॉगल, साथ ही मोटा सा फैंसी पर्स जिसमें से डियो, परफ्यूम, लिपस्टिक और कंघी झांक रहे थे। सालू अपने पहले फ्लोर से मकान से नीचे उतरकर जब अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी, उसकी गाड़ी के आगे किसी ने कार लगा रखी थी। उस कार को निकाले बिना कोई तरीका नहीं था कि सालू अपनी कार निकाल पाए। गलियों में यूं कार का अटक जाना पेपर मिल कॉलोनी वालों के लिए कुछ नया नहीं था। जो भी उस समय दिख रहा था, सालू ने सब जगह पूछ लिया, लेकिन कुछ नया नहीं था। जो भी उस समय दिख रहा था, सालू ने सब जगह पूछ लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। वह गुस्से में लाल पीली से आगे बढ़कर हरी नीली भी हो चुकी थी। गुस्से में उसने राघव के नंबर पर कॉल किया। राघव का कॉल वेटिंग आ रहा था। गुस्से में सालू ने फोन काट कर दिया।
इतने में राघव का कॉल बैक आया। क्या भूल गई अम्मा? अरे कुछ नहीं भूली, तू नीचे उतर कर आ पहले। क्या हुआ? अब सब कुछ फोन पर पूछ लेगा। अपनी बाइक की चाबी लेकर आना। सालू की कार आते ही राघव ने बालकनी से देखा, उसकी कार के आगे किसी ने कार खड़ी कर दी थी। अपनी कार के आगे वो कार देखते ही राघव के मुंह से गाली निकलने वाली थी, लेकिन उसने गाली रोक ली थी। कोई भी लड़का अपने दोस्तों के सामने जितनी तेजी से गाली दे देता है, उतनी ही तेजी से अपने घर वालों के सामने गाली रोक लेता है। समझदार घर वाले भी खुश हो जाते हैं कि चलो लड़के ने लिहाज कर दिया। वह भागते हुए नीचे उतरकर कार के पास पहुंचा। राघव ने मन ही मन उस कार वाले की माँ को कुछ सेकंड तक याद किया। वह भागते हुए नीचे उतरकर कार के पास पहुंचा। राघव ने मन ही मन उस कार वाले को कुछ सेकंड तक याद किया। ये क्या पहनकर आया है? जा पहले ठीक कपड़े पहनकर आ, मुझे ऑफिस छोड़ दे। अम्मा, सही कपड़े क्या होता है? सही कपड़े पहने तो हैं शर्ट और टी शर्ट। जाकर पहले कोई फुल पैंट जीन्स पहन कर आ। उधर सालू ने ऑफिस से भी फोन आ रहा था कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी के यहाँ रिव्यू मीटिंग है। जी सर, पहुंच रही हूँ, फाइल मेरे पास ही है। यह कहकर सालू ने राघव को इशारा किया। जब तक राघव जीन्स पहनकर नीचे आया, इतने में सालू के ऑफिस से फिर फोन आया कि वह कहाँ तक पहुंची। उसने झूठ बोल दिया। बस 5 मिनट में पहुंच रही हूँ सर। राघव ने उस तक अपनी बाइक निकाल ली थी। इधर राघव और सालू मोहल्ले की गली से बाहर निकले। इतने में पान चबाए एक अधेड़ उम्र आदमी सालू के सामने वाली कार के साथ पास अपनी कार हटाने के लिए पहुंचा। उसके चेहरे पर कोई शर्म या गलती का एहसास दूर दूर तक नहीं था। हाँ, एक बेशर्म हंसी जरूर थी। बाइक उड़ाते हुए राघव रोड पर दाएं बाएं काट ही रहा था कि मोहल्ले के पास वाले मंदिर से निकलते हुए सालू ने बाइक रुकवाई। राघव कभी मंदिर के अंदर नहीं जाता था। सालू ने 1 मिनट के अंदर फूल चढ़ा दिए और दिया भी जला दिया और 10 सेकंड में राघव की खुशी और हंसी भी मांग ली। क्या यार अम्मा, अब लेट नहीं हो रहा है? भगवान को लेकर कुछ मत बोला कर। राघव बाइक उड़ाता हुआ सालू को उसके ऑफिस लेकर पहुंच गया। उतरने से पहले सालू ने बाइक के शीशे में अपनी शक्ल देखी, थोड़ा बहुत उसको ठीक किया और ऑफिस के लिए तेजी से चलते हुए जाने लगी। देर हो रही है लेकिन शीशा जरूर देखना है, राघव ने मम्मी को टोंट कसते हुए कहा। सालू ने भी जाते जाते जवाब दिया, जितनी भी देर हो जाए शीशा देखने का टाइम हमेशा बचा रहता है। अम्मा यार, तुम हमेशा इतना ज्ञान काहे देती हो? अच्छा ये बताओ, मेरी मार्कशीट कहाँ है? कुछ पेपर वर्क के लिए बहुत अर्जेंटली चाहिए, शाम को आकर देखती हूँ। लगभग भागते हुए सालू ने ऑफिस में एंट्री ली। अंदर उसके बॉस श्रीवास्तव साहब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वह अपने अंदर एक छोटे मोटे ज्वालामुखी जितना गुस्सा भरे हुए थे। सालू के बॉस यानी कि कृषि विभाग में डायरेक्टर A.K. श्रीवास्तव उबलती हुई केतली बने कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक उछल रहे थे। श्रीवास्तव कुछ मामलों में इतने स्ट्रिक्ट थे कि ऑफिस के बहुत से लोग उनको AK-47 बुलाते थे। अवस्थी जी, क्या हो गया आपको? आप तो कभी ऐसे नहीं करती हैं। सर क्या बताइए, कोई कमबख्त हमारी कार के सामने अपनी कार खड़ी करके चला गया था। आपको सरकारी वाहन मिला हुआ है, आप पता नहीं क्यों उसका उपयोग नहीं करती। खैर फाइल दिखाइए। श्रीवास्तव जी ने इसको बहाना ही माना और इस बात पर ध्यान न देते हुए सालू से
फाइल अपने हाथ में ले ली। फाइल खोलकर पढ़ते उनकी नजर एक जगह गई। अरे आपको बोला था, यह तो नेताजी के रिश्तेदार हैं, इनका काम क्यों रोक लिया है? सर वो पेपर वर्क कंप्लीट नहीं था, इससे कल तो हमारी नौकरी चली जाती तो कोई बात नहीं, पर भी इस पर उंगली उठ सकती थी। सालू ने बताने के अंदाज से भी पता चल रहा था कि यह सफेद झूठ है। सालू की यह आजमाई हुई ट्रिक थी। जब भी कोई गलत काम न करना हो तो उसको ऐसे बता दो कि सर इससे तो आप पर भी उंगली उठ सकती है। कोई सरकारी अधिकारी कभी इस बात के लिए हाँ नहीं कर सकता कि कोई बात नहीं, हम पर उंगली उठ जाने दो, तुम यह काम कर दो। अधिकारियों को ट्रेनिंग किस बात की दी जाती है? पता नहीं, लेकिन हर अधिकारी इस बात की ट्रेनिंग ले ही लेता है कि कागज पर सब कुछ ठीक कैसे रखना है। यह देश कागज पर ठीक था, ठीक है और ठीक रहेगा। इस देश की समस्याएं भी केवल कागज पर ही टिक कर ठीक की जा सकती हैं। कुछ ही देर में सालू और उनके बॉस की प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ में रिव्यू मीटिंग थी। श्रीवास्तव जी का 6 महीने में रिटायरमेंट होने वाला था, लेकिन फिर भी वह हर काम के अंदर घुसते थे। पैसा बनाने का कोई भी मौका वह आखिरी सांस तक खोना नहीं चाहते थे। हालांकि उनको यह बात पता थी कि सालू पैसा नहीं लेती, इसलिए उनको कभी भी बहुत उल्टे काम करने के लिए नहीं बोलते थे। लेकिन फिर भी कभी न कभी ऐसा काम पड़ ही जाता था जो बिना सालू के हो नहीं पाता था। मीटिंग रूम में घुसने से पहले श्रीवास्तव जी ने सालू से रिक्वेस्ट नुमा दरख्वास्त का कुल इतना मतलब होता है कि कोई भी बात पड़े तो सब अपने ऊपर लेकर संभाल लेना। हिंदुस्तानी नौकरशाही में अनकहा नियम होता है कि बड़े अधिकारी के सामने आपके अधिकारी का नाम खराब नहीं होना चाहिए, खास करके तब जब वो कुछ ही महीनों में रिटायर होने वाले हों। यूँ तो श्रीवास्तव जी कोई खराब आदमी नहीं थे, लेकिन कभी कभार सालू के कपड़ों, मेकअप और साड़ी के रंग पर कुछ कमेंट मार दिया करते थे। श्रीवास्तव साहब की बीवी थी नहीं और बच्चे सब विदेश में थे, जो अक्सर ही सालू को घर पर बुलाने का बहाना ढूंढते थे। हालांकि उनकी इंटेंशन ऐसी कोई खराब नहीं थी, लेकिन कभी कदार अकेले में कोई बात करने वाला हो तो इस उम्मीद में वह सालू से बात किया करते। सालू नौकरी करते करते इतना तो पक्का हो चुकी थी कि श्रीवास्तव जी जैसे लोगों को संभालना कैसे है। श्रीवास्तव जी जितना मुस्कुराकर सालू के कपड़ों पर कमेंट करते थे, आज बहुत अच्छी लग रही हैं मैडम, या फिर आज बिल्कुल अलग लग रही हैं मैडम। सालू उससे भी ज्यादा मुस्कुराकर उनका जवाब दे दिया करती, थैंक्स सर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के यहाँ से फरमान आया है, जवाब मांगा। वैसे भी लड़कियां और औरतें अपने आसपास एक लाइन खींचकर चलती हैं, जिनको खूब समझ में आता है कि कौन लाइन क्रॉस कर रहा है और उसको ठीक कैसे करना है। श्रीवास्तव जी तो फिर भी पढ़े लिखे बड़े अधिकारी थे, जब भी लाइन क्रॉस करते थे तो अपने आप ठीक हो जाते थे। असल में दिक्कत सालू के नीचे वाले कर्मचारियों से थी। अगर वह किसी से हंसकर बात भी कर ले तो वे सब ठीक
पीछे पीठ पीछे तरह तरह की कहानियां बनाया करते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ऑफिस में असली समस्या बाबू और चपरासी थे। उनका ईगो इतना ज्यादा था कि सालू से डांट सुनना पसंद नहीं करते। वह यह नहीं देखते थे कि सालू ही साहब है। उनके लिए वह औरत थी और कोई औरत डांट दे ये कम से कम कृषि विभाग के बाबू और चपरासी के शान के खिलाफ था। ऑफिस में चलने वाली ये कहानियां गलत होती हैं, लेकिन जो कहानियां मजा बता दे रही होती हैं उनको तो लोग गलत मानने से इनकार करते रहते हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की मीटिंग में वही हुआ जिसका डर था। उसने श्रीवास्तव जी को इतना बेइज्जत किया कि श्रीवास्तव जी कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचे थे। इस मीटिंग का समय तय हुआ था कुल 1 घंटे का, लेकिन मीटिंग पूरे 4 घंटे चली। मीटिंग से लौटने के बाद सालू का दिमाग खराब हो चुका। एक तो मीटिंग खराब गई, उस पर वे राघव के जाने की खबर, उस पर से सुबह गाड़ी वाला कांड, सब कुछ एक साथ आ गया था। उन्होंने लौटकर अपने ऑफिस में चपरासी रामदीन को चाय लाने के लिए कहा। रामदीन जो चाय लेकर आया वह ठंडी थी। सालू का दिमाग पहले से ही खराब था, उस पर ये ठंडी चाय उसके दिमाग का दूध उबल गया और उबल कर रामदीन पर फट गया। उसने बड़े साहब बाबू को बुलाया क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक फाइल का जवाब उसी दिन शाम तक भेजना था। पता चला कि बड़े बाबू ऑफिस से घर जा चुके हैं। उसने बड़े बाबू को फोन किया, कहाँ हैं आप? हमें लगा मैडम जी आज आप लोग अब लौट कर आएंगे नहीं, इसीलिए हम चले आए। कोई बात नहीं, घर पहुंच गए हैं। जी मैडम, कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, तुरंत से पहले ऑफिस आ जाइए। क्या कह रही हैं मैडम? हमने कहा कि बड़े बाबू साहब आप तुरंत से पहले ऑफिस चले आइए। कोई दिक्कत तो नहीं न आने में? बड़े बाबू सन्न थे, हालांकि वह मौके की नजाकत समझ गए और अपने घर पर बीबी के सामने भी फोन पर हाथ रखकर हवा में 2-4 बार गालियों से गुस्सा निकाल कर ऑफिस के लिए चल दिए। चलने से पहले अपने मन में बुदबुदाए भी, सरकारी नौकरी साली प्राइवेट से बुरी हो गई है। बीबी ने तंज कसा, एक दिन तो जल्दी आए थे, आज फिर पीने निकल लिए। उन्होंने गुस्से में बीबी को भला बुरा सुनाया। बीबी ने थोड़ी देर बाद अपना गुस्सा बड़े लड़के पर निकाल दिया। बड़े लड़के ने अपना गुस्सा बाहर जाकर मोहल्ले के दूसरे लड़के पर निकाल दिया। फोन रखने के बाद सालू को याद आया कि उसको भूख बहुत तेज लगी है, इसलिए गुस्सा ज्यादा आ रहा है और सुबह हड़बड़ी में वह अपना टिफिन घर पर ही भूल गई है। राघव को घर में दुनिया भर के कागज पलटने के बाद भी अपनी मार्कशीट नहीं मिली। वह ऐसा होता है ना कि जो कागज ढूंढना होता वह नहीं मिलता, उसके अलावा सारे पुराने खोए हुए जरूरी कागजात मिल जाते। भूख से तड़पती सालू को ध्यान आया कि राघव का बीच मीटिंग में कॉल आ गया था। अगर खाना खाने में ज्यादा देर हो जाती थी तो सालू को गुस्सा तो आता ही था, साथ में सिर दर्द होने लगता। वैसे तो यह बात राघव को पता थी, लेकिन वह भी फोन कर करके परेशान हो चुका था। राघव को यह तो पता नहीं था कि सालू ने अब तक खाना नहीं खाया। उसने अम्मा को कि कोई भी बात सुने बगैर चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या यार अम्मा, तब से फोन कर रहा हूँ, एक बार उठा तो लेना था। उधर से सालू भी चिल्ला दी, देख मैंने खाना नहीं खाया है, बहुत गुस्सा आ रहा है। राघव ने मौकों की नजाकत समझते हुए चुप रहना ही ठीक समझा। बाहर का खाना सालू
बहुत कम खाती थी और खाना ना खाने की वजह से अब दिमाग काम करना बंद हो चुका था। मैं टिफिन पहुंचा दूं? तूने खाना खाया? नहीं अम्मा। एक काम कर, तू यहीं ऑफिस आ जा और तेरी बाइक से ही पास में हजरतगंज कहीं खाने चलते हैं, फटाफट हो जाएगा। वैसे भी आज ऑफिस में बहुत टाइम लगने वाला है। अम्मा, शाम को तो एडमिशन की पार्टी है ना, तू आ जा फिर देखते हैं। भूख तो राघव को भी लग रही थी और हजरत में खाने का मोह वह छोड़ना भी नहीं चाहता था। सालू और राघव कभी कदार संडे को हजरतगंज में आकर खाना खाते थे। खाना खाने के बाद वे कुछ देर तक लव लेन में टहलना करते थे। सालू वहां से कोई किताब वगैरह खरीदती, उधर राघव इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाकर कोई नया मोबाइल चेक करता है कि क्या नया फीचर आया है। हजरतगंज चौराहे पर पुरानी कॉफी हाउस अब दोबारा लगने लगा है। हजरतगंज टहलते हुए सालू कई बार राघव के पापा की कोई बात याद करके बताती, ऐसे कि जैसे उनको बहुत मिस करती हो। मिस ना भी करती हो तो भी उनकी बात से लगता कि वह किसी ऐसे की कमी महसूस करती है जिससे वह बुलाकर बात कर पाए, खुलकर बात कर पाए। वो खिलौने, वो दिन, वो बातें जिनसे हम बने होते हैं, वो कभी लौट कर नहीं आते। यूं तो राघव सालू से सभी बातें करता है, लेकिन आखिर सालू थी तो उसकी माँ, और माँ से कुछ बातें नहीं की जा सकती। सालू कई बार जब ऑफिस से लौटती और उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता या सिर फट रहा होता, तो भी वह राघव से यह बात नहीं करती कि फालतू ही बच्चा परेशान होगा। सालू कई बार जब ऑफिस से लौटती और उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता या सिर फट रहा होता, तो भी वह राघव से यह बात नहीं कहती कि फालतू ही बच्चा परेशान होगा। माएँ मजबूत होती नहीं हैं, बच्चों के सामने मजबूत होने का नाटक करती हैं और नाटक करते करते सही में एक दिन मजबूत हो जाती हैं। कई बार ऑफिस से लौटने के बाद जब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता, तब वह राघव के पापा को मिस करती कि काश वह होते तो शाम की चाय पर वह दिन भर की शिकायत करती। किसी संडे को अखबार पढ़ते हुए वह कहती कि इस दुनिया को हो क्या गया है, इतने मर्डर और रेप हो रहे हैं कि यह दुनिया शायद रहने लायक नहीं बची। इतनी मासूम सी शिकायत है, जैसे कि अब इतनी गर्मी क्यों है। ये सब शिकायतें सालू करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाती। ये बातें चाहे जितनी भी मामूली क्यों ना हो, लेकिन अगर वह कह दी जाए तो बोझ हल्का हो जाता है। बातों को ना कहने का बोझ शायद सबसे भारी ना होता हो, लेकिन बातें न कह पाने का बोझ सबसे भारी होता है। राघव कभी यूं ही मजाक में टहलते हुए सालू से पूछता, अम्मा पापा से कितना प्यार करती थी? सालू इस बात का जवाब हमेशा मजाक में देती, बहुत प्यार करते थे, तू थोड़े ही ऐसे पैदा हो गया। क्या यार अम्मा, तुम सही से नहीं बताती हो। कभी सही से बताओ ना कि पापा प्यार से कैसे बोलते थे। क्या उन्होंने कभी पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह तुम्हारे लिए चांद तारे लाने का कोई वादा किया था? ऐसा बस राजेश खन्ना के मुंह से अच्छा लगता है। तो पापा राजेश खन्ना से कम थोड़े थे। राघव हमेशा अपने पापा के बारे में जानने की कोशिश करता। उसके पापा की आखिरी याद बहुत धुंधली हो चुकी थी। उसे बस हॉस्पिटल का कमरा याद था जहां पापा के मुंह में तमाम नलियां घुसी हुई थी।
राघव मुश्किल से 4 साल का था जब पापा एक एक्सीडेंट के बाद चल बसे। राघव जानना चाहता था कि पापा उसे राघव बोलते थे या मम्मी के जैसे रघु बोलते थे। वह खिलौने लाते थे या नहीं, वह कहीं घुमाने ले जाते थे या नहीं। वह अपने पापा की याद को मम्मी की बातों से पूरा करने की बहुत कोशिश करता, लेकिन फिर अपने आप को रोक भी लेता कि अम्मा को बार बार पापा की याद दिलाना ठीक नहीं है। हमारे अंदर का सारा खालीपन असल में केवल एक व्यक्ति का खालीपन है। एक व्यक्ति के खालीपन को पूरी दुनिया मिलकर भी भर नहीं पाती। सालू कभी कभार मूड में होती तो बताती, जब वह बहुत प्यार से बोलते तो तुम नहीं बोलते बल्कि आप बोलते थे। आप आज शाम हमारे साथ हजरत चलेंगी? उसने मलिका जोहरा जबी। राघव भी अपने पापा की नकल करते हुए निशा से कोई बात करते हुए आप बोलने लगता। हर लड़का प्यार जताते समय सबसे पहले अपने बाप की नकल करता है। राघव अपनी अम्मा को लेकर हजरतगंज में मोती महल गया। वहां दोनों ने चक्कर ऑर्डर किया। इतनी भूख लग रही थी कि 5 मिनट और खाना नहीं मिलता तो कसम से बेहोश हो जाती। बाय गॉड, सालू ने अपनी प्लेट से आखिरी कोर लेते हुए कहा। अम्मा, तुम बस बोलती हो, कभी बेहोश नहीं होती। और कसम के साथ बाय गॉड मत बोला करो, बहुत चीप लगता है कसम से। चल खाना खा, तू हाफ पैंट पहनकर कहीं चला जाता है, वह ज्यादा चीप लगता है। चुपचाप खाना खा। अम्मा यार, खाते हुए बेइज्जती मत किया करो। ठीक है, अगली बार से नहीं करूंगी। राघव और सालू ने खाना ऐसे खाया जैसे आखिरी बार खा रहे हों। खाने के बाद दोनों निकलकर मीठा पान खाने भी गए। सालू को ऑफिस के बहुत काम निपटाने थे। शाम के प्लान की मिट्टी पलीद हो चुकी थी।